जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। आज का क्लास क्वेश्चन बैंक 21/8/2024 का चलेगा। पीछे 2 क्लास हम लोग देख चुके हैं, 2 गो क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं। आज तीसरा क्वेश्चन बैंक है। इसमें क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपका यही फ़ायदा है कि किस लेवल का क्वेश्चन डाल रहा था और डाल रहा है, ये समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक आप सोचिए ना कि एक आपका रामबाण है। क्वेश्चन बैंक को 10 से 12 बार रट जाइए और हम आपको रटवा देंगे। कुछ क्वेश्चन बैंक में आउटसाइड का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसे एक फ़ायदा मिल जाता है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील गुजरात में है। ऑप्शन उसका होगा सी। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। सांभर झील खारे पानी का झील होता है। इस खारे पानी झील को हम पी नहीं सकते हैं, चाहे मीठा झील हो या खारे पानी का झील हो, हम डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं। उसमें बैक्टीरिया, वायरस और जीवाणु, कुछ और भी अशुद्धियाँ मिली होती है जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम नहीं पी सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। NH का मतलब क्या होता है? तो NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 144 है। दो शहर को जोड़ता है, एक श्रीनगर और दूसरा हो जाता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और ये तमिलनाडु में है। जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर होता है। जो कन्याकुमारी 3 समुद्र के पानी एक यहाँ पर आकर मिलता है। एक अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल के खाड़ी कन्याकुमारी में आकर मिल जाता है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन चुका है? तो भारत बन चुका है। उसके बाद में चाइना है। भारत में 144 करोड़ जनसंख्या हो चुका है और चाइना में 142 से 43 करोड़ जनसंख्या है। वेटिकन सिटी जो है ना, वेटिकन सिटी, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है देखने को मिलता है। यहाँ पर मात्र 496 है। ठीक, यहाँ पर कुछ कठोर नियम भी होते हैं जनसंख्या बढ़ाने के लेकर। यहाँ बहुत हार्डली नियम चलता है। उसके बाद में देखिएगा कि जिस देश का जनसंख्या अधिक रहेगा वह उतने ही विकास में बाधा बनेगा। हमारा देश कहता है हम दो हमारे दो, और चाइना 2023 के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, लेकिन ये 11% से 11.5% जनसंख्या अपने आप को कंट्रोल किया है। पूरा देश ये चीज़ को देखकर माथा पिट रहा है कि भाई जहाँ पर भारत कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जनसंख्या नियंत्रण, वहाँ चाइना ने 11.5% जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया है। नेक्स्ट, अच्छा देखिए, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था कि देश के एक राष्ट्रपति होंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, शास्त्री जयंती, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, दलाई लामा भारत कब आए थे? 1959 में आए थे। 1959 में आए थे। दलाई लामा भारत में 1959 में आए थे, जब चाइना ने इन लोगों पर अत्याचार करने लगा था। चाइना इन लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहा था, मोह दया तनिको नहीं दिखाया। इन लोगों ने भागकर भारत में आए, भारत ने इन लोगों को शरण दिया। ये लोग कह रहे थे कि हम लोग को मार मार कर तिब्बत से निकाला जा रहा है, बोल रहा है कि तुम बीजिंग में चले जाओ, तुम और कहीं चले जाओ।
माने चाइना में ही रहो, इस स्थान से उस स्थान पर चले जाओ, उस स्थान से उस स्थान पर चले जाओ, तितर बितर कर दे रहा था। इनके भाई लोग को, इनके परिवार लोग को अलग अलग भेज दे रहा था। बताइए लोग कहाँ से रहें। दूसरा नंबर, बीजिंग भेज रहा था ये सब उन पर अत्याचार करने के लिए, लेकिन ये लोग बीजिंग न जाकर भारत में आए थे, भारत पर भरोसा किए थे, भारत ने इन लोगों को शरण दिया। जब दलाई लामा भारत आए तो नेहरू जी से कहे थे कि देखिए आप चाइना से ज़्यादा हिंद चीन भाई का नाता मत रखिए, चाइना बड़ा धोखेबाज है, घात करेगा आप पर, जिस प्रकार हमारे ऊपर किया है। हम लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को देखिए बहुत बेरहमी से मारा है। नेहरू जी आप भी मत कीजिए। नेहरू जी ने देश प्रेम के चक्कर में रह गए, वो हिंद चीन भाई भाई कहते थे। दलाई लामा ने कहा कि देखिए हिंद चीन कहिए, भाई मत कहिए, हिंद चीन, चीन का वो भाई नहीं हो सकता है। यही घटना घटा, दलाई लामा गुरु की बात नहीं माने। 1962 में भारत पर चाइना ने हमला कर दिया और महत्वपूर्ण 2 क्षेत्र उन्होंने जीत लिया। एक कश्मीर में लद्दाख वाला एरिया ले लिया और ये अरुणाचल प्रदेश में ले लिया। ये 2 एरिया ले लिया है। नेक्स्ट, चाइना पर भरोसा नहीं करना चाहिए भाई। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार है। बिहार देखिए, साक्षरता में बिहार है पूरा 61.8% है। ठीक, पुरुष साक्षरता कितना है? तो 71.2% है। पुरुष साक्षरता कितना है? तो 71.2 है। और महिला साक्षरता कितना है? तो महिला है 51.5% है। अच्छा, थोड़ा साक्षरता के बारे में जानते हैं। साक्षरता का मतलब क्या होता है? साक्षरता का मतलब होता है अक्षर की जानकारी बिहार में बहुत कम है, लेकिन बिहार में शिक्षा की जानकारी ज़्यादा है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? बिहार में साक्षरता कम है लेकिन शिक्षा ज़्यादा है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है सीधे ज्ञान। बिहार में ज्ञानी एक से एक लोग मिलेंगे, तो बिहार में ज्ञान का कोई कमी नहीं है, लेकिन बिहार में अक्षर ज्ञान की कमी है। अक्षर माने पढ़ना लिखना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छा, बिहार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। बिहार में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे अधिक ठंडा कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो औरंगाबाद में होता है। बिहार में सबसे अधिक अमीर जिला कौन सा है? तो पटना है। सबसे अमीर जिला पटना है। सबसे गरीब जिला कौन सा है? कैमूर है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा बिहार में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो रोहतास है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनकर गए थे? तो भाद्र महताब। कौन गए थे? तो भाद्र महताब गए थे। ऑप्शन सी, भाद्र हरि महताब। ठीक, नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? तो सबसे गरीब राज्य भी बिहार है। बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार सबसे गरीब क्यों है? क्योंकि बिहार में 12 सुखाड़ सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। हमारे नेता जो है ना 5 किलो राशन यही में बिहार को बदनाम कर दिया है। अब बिहार को बदनाम जानते हैं कौन किया है? नेता सब किया है। नेता सब बहुत ज़्यादा किया है। बिहार में यदि बाढ़ कंट्रोल हो जाए ना, बिहार अमीर हो जाएगा। हकीकत हम बोल रहे हैं। बिहार में देखिए, बिहार में अधिक 72% से 70 से अधिक % कृषि पर निर्भर है बिहार। ठीक, और बिहार में बाढ़ आता है और ये बाढ़ इतना तबाही मचा कर जाता है ना कि
आपका साल भर का कमीनी का पूंजी कमर तोड़ देता है ये। तो बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा ना, तो बिहार की गरीबी समझिए कि आधा गायब हो जाएगा, आधा, सीधे आधा। आप जब देखिएगा बाढ़ आएगा ना, तो बधार में इतना पानी रहेगा ना कि खेत नहीं बोआ पाता है। समझिए कि दो फसल में, बिहार में दो फसल उगाया जाता है, रबी फसल, खरीफ फसल। तो जो खरीफ फसल होता है ना, वह चौपट हो जाता है। बिहार का खरीफ फसल चौपट हो जाता है। और रबी फसल होता है, एक फसल होता है, एक फसल नहीं होता है। यदि यही जो बाढ़ है ना, साल ये 5 साल पर, 6 साल पर या 10 साल पर आता ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ में बहुत नुकसान होता है, बाढ़ से फ़ायदा बहुत कम होता है। बाढ़ से फ़ायदा क्या होगा, मिट्टी थोड़ा सा पलटेगा, जरूर मिट्टी होगा, उससे क्या होगा, नुकसान कितना हो रहा है ये तो देखिए ना साहब, नुकसान कितना हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार गरीब है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के लिए उत्तरदायी होता है? तो हाइपोथैलेमस है, ए हाइपोथैलेमस है, मास है। हाइपोथैलेमस काम करता है शरीर के ताप को नियंत्रण करने का काम करता है। चलिए, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखी रचना नहीं है? कालिदास द्वारा लिखी गई रचना नहीं है, बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, गीता। डी गीता होगा, गीता नहीं है, गीता नहीं है, गीता नहीं है। ये भागवत गीता महाभारत का हिस्सा है एकदम। अभिज्ञान शकुंतलम, यक्ष नाम का एक व्यक्ति, अभिज्ञान शकुंतलम में देखिए, ये प्रेम कथा है। अभिज्ञान शकुंतला नाम के एक लड़की थी और यक्ष राजा था, एक राजा था, उस ध्यान पर तो नाम नहीं आ रहा है, लेकिन एक राजा था। इन दोनों के प्रेम कहानी को देखे कालिदास, तो इन्हों के ऊपर एक किताब लिख दिया, अभिज्ञान शकुंतलम। प्रेम कथा है, कहानी है, प्रेम कथा, प्रेम कहानी है, अभिज्ञान शकुंतलम। ये मेघदूत, मेघदूत भी एक प्रेम कहानी है। एक पत्नी के वियोग में बादल से कहता है कि जा मेरे महबूब का संदेशा लेकर आ, मेरा संदेशा उनको देना कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। बादल से कहता है, तो ही मेघ मनीष बादल होता है। तू जा मेघ है और संदेशा जाके बता। रघुवंशम, रघुवंश, रघुवंशम सीधे ये संबंध राम जी से है। रघु राम और वंश रामवंश। सूर्यवंशम, सूर्यवंशम में से ही रघुवंशम बना है। यदुवंशी, यदुवंशी बना है चंद्रवंशी में से, ठीक ना। ऐसे कहा जाता है रघुवंशी और यदुवंशी दोनों भाई थे। रघुवंशी और यदुवंशी दोनों भाई थे। दूसरा नंबर, यदुवंशी से बना यादव, यदुवंशी से बना यादव, रघुवंशी से बना सिंह, रघुवंशी से बना सिंह। दोनों राजपूत हैं, यादव भी राजपूत है या सिंह भी राजपूत है। तो आप देखिएगा कहीं कहीं यादव भी सिंह लिखता है, छोटू सिंह, अमित सिंह, मोहित सिंह, सिंह लगाते हैं। और दोनों क्षत्रिय हैं, यादव भी क्षत्रिय है और राजपूत भी क्षत्रिय है। राजपूत दोनों है, यानी सिंह भी क्षत्रिय है, यादव भी क्षत्रिय है, रघुवंशी भी क्षत्रिय है, यदुवंशी भी क्षत्रिय है, दोनों क्षत्रिय है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत में लिखा गया था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। आइए थोड़ा सा हम भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं।
भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। देखिए, इन्हें बाबा साहब अंबेडकर भी कहा जाता है। बाबा साहब अंबेडकर, अंबेडकर कहा जाता है, अंबेडकर कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश दलित परिवार में हुआ था। अंबेडकर जी दलितों के लिए जितना भी काम किए हैं सारा बेहतरीन किए हैं। अंबेडकर जी बहुत भोले थे। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था। माता का नाम इनके माता का नाम भीमाबाई था। माता का नाम भीमाबाई, पत्नी का नाम रामाबाई था। ठीक, इन्होंने 32 डिग्रियां हासिल किए हैं। अंबेडकर जी ने 32 डिग्रियां हासिल किए हैं। ठीक, इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हो गया था। ये 65 वर्ष तक जिंदा थे। अंबेडकर जी को पढ़ाई में बहुत मन लगता था। देखिए, अंबेडकर जी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे ही। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि अंबेडकर जी पूरा अपना सारा ज्ञान अपने ही लोगों से लड़ने में बिता दिए। देखिए, सोचिए कि मेरा देश कितना पीछा हो गया। यदि अंग्रेज का शासन तो था ही, अंग्रेज से ज़्यादा शासन उस समय के कुरीतियाँ थी। छुआछूत, भेदभाव, तू उच्च जाति का, तू नीच जाति का, तू बना है ये काम करने के लिए, ये करने के, ये सारा कुरीतियों को अंबेडकर जी ने दूर किए थे। और उन्होंने बोले थे कि आप यदि जितने पढ़िएगा उतने आप इस चीज़ को दूर कीजिएगा। अंबेडकर जी की ही कहना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है, और जो जितने पिएगा वो उतने ही दहाड़ेगा। अंबेडकर जी ने बोले थे। एक लड़का था, लोग मंदिर में जाकर पूजा कर रहे थे। छोटा बच्चा था, 6-7 साल का था, तो वो मंदिर में जाने के लिए रो रहा था। उस समय अंबेडकर जी गुजर रहे थे। उस बच्चे को उस मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा था। अंबेडकर जी ने कहा कि देखो, यदि तुमको वहाँ स्थान प्राप्त करना है ना, तब पहले जाओ पढ़ो। पढ़ोगे तो जो चाहोगे सो मिलेगा, पहले पढ़ो। आप अंबेडकर जी के हाथ में देखिएगा, हमेशा एक बुक रहता था, हमेशा एक बुक रहेगा। पढ़ाई लिखाई का बहुत शौकीन थे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में, राज्यसभा में पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा समझते हैं। उपराष्ट्रपति एक ट्रिक है। उसका, निक्का, चूस। बिहार में सबसे फेमस ये ट्रिक है, उक्का निक्का चूस। उससे होता है उपराष्ट्रपति। स से होता है सभापति। सभापति का अर्थ होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक।
तो ऊपर से मिटा देते हैं। नी का अर्थ होता है निर्वाचन, का अर्थ होता है कार्यकाल, चू का अर्थ होता है चुनाव, स का अर्थ होता है शपथ, शपथ, स का अर्थ होता है शपथ। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद ये 53 दिख नहीं रहा है। ठीक हो, अब ठीक है ना। चलिए देखिए, ये 53 नहीं होगा, ये 63 होगा, 63, 64, सभापति 64, अनुच्छेद 64 में सभापति है। सभापति 64 है, कार्यवाहक राष्ट्रपति 65 है, निर्वाचन 66 है, कार्यकाल इनका 67 है, अनुच्छेद 67 में है, चुनाव ये 68 में है, और शपथ है ये 69 में है, ये 69 में है। 69 में उपराष्ट्रपति खत्म। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो याद कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 है, सभापति अनुच्छेद 64 है, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 है, निर्वाचन 66 है, कार्यकाल 67 है, चुनाव 68 है, और शपथ है 69। ठीक है, उसका निक्का चूस। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन। और देखिए, इसका सलाइव एवं स्वान ने दिया था, सलाइव एवं स्वान ने दिया था। आइए, कोशिका एवं सूक्ष्म जीव होता है जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है। इसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। कोशिका को सबसे पहले जीवित कोशिका दो, एक होता है जीवित कोशिका, एक होता है मृत। जीवित कोशिका का खोज एवियन ल्यूवेन ने किया था, लिवेंसन ने किया था। ठीक, और मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ये तालाब में देखे थे, और ये कॉर्क को खोज कर देखे थे, तो वहाँ मृत कोशिका मिला था। ठीक, ये जीवित कोशिका को तालाब में देखे थे। नेक्स्ट, चौदह नंबर है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख है किस में होता है? तो आइए, इसका आंसर ऊपर दिया है, यहाँ पर दिया है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 243 में होता है, 243 के में। इसे राज्य के जो पंचायती चुनाव होता है, पंचायती चुनाव से संबंधित है। पंचायती चुनाव, इसके तहत कहा गया कि हर राज्य में पंचायती चुनाव के लिए एक के चुनाव आयुक्त होना चाहिए, राज्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए। ठीक, तो पंचायती चुनाव हर 5 वर्ष पर होता है। नेक्स्ट, और बिहार का जो चुनाव है त्रिस्तरीय चुनाव है। अच्छा, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश 123 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति द्वारा
अध्यादेश देश जारी करते हैं। अनुच्छेद 356 क्या है? तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। ये अनुच्छेद 370 है। अनुच्छेद 370 क्या कहता है? तो ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया हुआ था, विशेष प्रावधान दिया था, तो इसको ख़त्म कर दिया गया है 2019 में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसे दिया गया है? तो ए बी दोनों, गुलजारी लाल और रामभद्राचारी को, ए बी दोनों। बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन थे? तो ये देखिए, SC/ST से आप समझ जाइएगा, ये यादव हैं, सुमन है, कुमार है, ये तो होंगे नहीं, तो राम होंगे, तो सीधे मार दीजिए राम, जनक राम। करंट अफेयर था। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक, चलिए देखिए, सुकुमार सेन पहला बार बने थे और 1958 तक रहे थे। ठीक, 1950 में बने थे, 1950 से लेकर 1958 तक रहे थे। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव, तो आम चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था, 51 से 52 में हुआ था। उस समय EVM नहीं था, पेपर पर हो रहा था, गिनती करने में थोड़ा लेट हो गया, देश थोड़ा अपना बारात भी था, है ना। इसके बाद देखिए, चुनाव हो गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, पेरिस, तो पेरिस में होगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पेरिस फ्रांस का राजधानी है। फ्रांस का राजधानी क्या है? तो पेरिस होता है। ठीक, न्यूयॉर्क ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। जिनेवा ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। अच्छा, विश्व मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मुद्रा कोष का मुख्यालय तो ये वाशिंगटन में है, DC, वाशिंगटन DC में है। बोलेगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय तो ये भी वाशिंगटन DC में है। ठीक, अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। ये कहाँ है? तो हेग में है। अच्छा, जिनेवा क्या बतलाए हैं? जिनेवा किस चीज़ के बताए हैं? विश्व व्यापार संगठन बतलाए हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा हम क्या बताएं, थोड़ा कमेंट्स करो। अच्छा ठीक है, इसको जो भी बोले होंगे ना, इसको बोले हैं तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? तो ये सितंबर महीना में हुआ था। मेक इन इंडिया का सितंबर महीना में हुआ था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी ने किए थे। मेक इंडिया का मतलब होता है कि जो भी सामान है ना, मेक इंडिया होना चाहिए। मेक इन चाइना नहीं होना चाहिए, मेक इन जर्मनी नहीं होना चाहिए, मेक इन सऊदी अरब नहीं होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, इंडिया का। खुद अपने आप पर निर्भर होइए, यही है मेक इंडिया का फार्मूला। मेक इन इंडिया, देश का ही स्वदेशी सामान हो। इसका एक हो जाएगा, एक होगा चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? तब फ्लोएम को कहा जाता है। चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो फ्लोएम को कहा जाता है। फ्लोएम का मेन काम क्या होता है? तो भोजन को पूरे प्लांट तक पहुंचाना, पूरे तना तक पहुंचाने का काम, भोजन ले जाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। पानी ले जाने का काम कौन करता है? तो ये जाइलम करता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 होता है।
11.2 होता है। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 होता है। और जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर लिखा है, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण मान है। गुरुत्वीय मान है ये, क्या है? तो गुरुत्वीय मान है। किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है, तो पृथ्वी उसको कितने वेग से खींचती है? तो वही होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से खींचती है अपनी ओर। प्लायन वेग होता है कि पृथ्वी से प्लायन हो जाइएगा। किसी भी चीज़ को आप इतना वेग से फेंकिए, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकिए, वह पृथ्वी के पार चल जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष में चला जाएगा, दोबारा फिर लौट कर नहीं आएगा। उसी को कहते हैं प्लायन वेग। चलिए पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पृथ्वी जियोड की आकार की होती है। जियोड आकार होता है, कुछ लोग नारंगी कहते हैं, कुछ लोग छुहारा कहते हैं, ये सब नहीं होती है। ठीक, पृथ्वी अपने केंद्र पर 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे घूर्णन कहते हैं। इस घूर्णन के कारण से दिन और रात होता है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं, 365 दिन में पूरा करती है, जिसके कारण से मौसम परिवर्तन होता है, ऋतुएं परिवर्तन होती है, साल बदलते रहता है। ठीक, पृथ्वी क्लास हम लेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा बतला देंगे। ठीक, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर केवल जीवन संभव है। अच्छा, ग्रह और तारा में क्या अंतर होता है? तो तारा में खुद का प्रकाश होता है, उसे हम तारा कहते हैं, और जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी ग्रह है तो आठ ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह था, प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 0 से 50 के बीच विषम संख्या बताइए कितना होगा? तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या, तो विषम संख्या वही होता है जो 2 से भाग नहीं लगता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5 इस संख्या में बढ़ते चला जाएगा। 50 तक बोला है तो 49 तक लेंगे, क्योंकि 50 एक सम संख्या होती है, 2 से कट जाएगा, यानी सम है। और विषम संख्या निकालने का एक सूत्र होता है, योग इसका निकालने का सूत्र होता है n + 1/2 पावर में n, पावर में स्क्वायर। तो n कितना हो जाएगा? तो टोटल वाले को n कहते हैं, टोटल वाले को n कहते हैं। n हो जाएगा 49 + 1/2, जोड़ देंगे तो ये सीधे 50 होगा। 25 दूनी की 50, यानी 25 ऑप्शन हो जाएगा इसका। अच्छा, स्क्वायर भी है ना इसका, देखिए इसका स्क्वायर भी है, तो 25 के स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, 625 भी होगा। नवरत्न कौन सा समास होता है? नवरत्न, देखिए समास 6 प्रकार का होता है। नवरत्न माने नंबर है, तो नंबर है तो ये हो जाएगा दीर्घु समास है, नंबर वाला समास दीर्घु समास है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समास देखते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो 1 नंबर अविभाव समास है, तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा दीर्घु समास, और छठवां क्रमधार समास। देखिए थोड़ा सा सीखिए यहाँ पर आप। अविभाव समास कौन होता है? तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? तो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास, जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा। दीर्घु समास है।
दीर्घ समास जिसमें संख्या वैलिड रखता है, संख्या मायने रखता है, जिसमें संख्या होता है, जिसे नवरत्न 9 है। कर्मधार समास जिसमें विशेष होता है, विशेष, उसे हम कर्मधार समास कहते हैं। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में हो जाता है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता हो जाता है, विधिक समानताएं होती है, विधिक अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 21 प्राणिक एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राणिक एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है। उसके बाद में अनुच्छेद 356, तो अनुच्छेद 356 कहता है राज्य में राष्ट्रपति शासन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अच्छा, अभी हम बतलाए हैं अनुच्छेद 19 क्या है, कानूनिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 बोले हैं ना, अनुच्छेद 14 बताए हैं, ये कानूनिक अधिकार है, में कानून के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष समानता, सबके लिए कानून समान है। अनुच्छेद 19 होता है स्वतंत्रता से है, ये संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, संविधान का रीढ़ है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 को कहा जाता है, अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 21 हो गया। अनुच्छेद 32 के बारे में थोड़ा जानते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब जी ने कहे थे कि संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहे थे, आत्मा। अनुच्छेद 32 नहीं रहेगा तो हमारा मूल अधिकार में जितने अनुच्छेद हैं उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अनुच्छेद 32 संविधान को मूल संविधान होने का एक प्रमाण देता है, ये मूल संविधान है। ठीक, मूल अधिकार है। हम गलत बोल दिए हैं, एक बार फिर से। हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 ये अधिकार मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने का मूल अधिकार देता है। एक पुस्तक की 12 पंक्तियाँ